नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। इस समय हम आपके साथ एक अपने विशेष कार्यक्रम को लेकर मौजूद हुए हैं जिसका नाम है स्वास्थ्य संवाद। आज हम स्वास्थ्य संवाद में एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जिस पे लोग बात करने से हिचकिचाते हैं, लेकिन इसका समाधान भी है और साथ ही हिचकिचाने के साथ साथ लोग इससे बात करने से जूझते ज़्यादा हैं अपने जीवन शैली में। तो उस विषय का नाम है बाझपन, जिसको हम इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। तो इस समय हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर महबूब रहमान, जिनसे हम बातचीत करेंगे। उनके माध्यम से जानेंगे कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, इसका समाधान क्या है और कैसे इस बाझपन से निजात पाया जा सकता है। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और उनके माध्यम से जानते हैं कि इसका उपाय क्या है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका फैक्ट फाइंडर में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। जैसे कि अभी हमारा विषय ही है बाझपन, तो इस बाझपन होता क्या है और जो मेडिकल साइंस है इसको बाझपन को लेकर इसे मेडिकल साइंस में बाझपन को किस तरीके से विस्तारित किया गया है, उसके बारे में बताइए। ये जो इनफर्टिलिटी है, तो इनफर्टिलिटी को ऐसे डिफाइन करते हैं, कोई भी कपल शादी के बाद अगर 1 साल साथ में रहे एंड फिजिकल इंटीमेसी रेगुलर इंटरवल में मेंटेन करे, उसके बाद भी 1 साल में अगर कोई भी प्रेगनेंसी अगर नहीं आता है तो हम उसको बोलते हैं इनफर्टिलिटी, जिसका 2 पार्ट होते हैं, 2 टाइप्स होता है। उसको बोलते हैं प्राइमरी इनफर्टिलिटी एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इन केस ऑफ प्राइमरी इनफर्टिलिटी मीन्स द लेडी कभी भी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं, और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी का मतलब ये होता है कि लेडी को पहले कभी प्रेगनेंसी आया था, maybe that got delivered or not, but at least she was pregnant once in her previous married life, but उसके बाद उसको 1 साल से कोई प्रेगनेंसी नहीं आ रही, तो उसको हम बोलते हैं कि सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। तो जैसे पुरुष और महिलाएं दोनों होती हैं, तो जो बाझपन होता है किसमें इसकी प्रतिशत ज्यादा माना जाता है? पहले तो हमें जानना है कि ये इनफर्टिलिटी का कितना प्रिवलेंस है हमारा सोसाइटी में, कितने लोग इनफर्टिलिटी लेके भुगत रहे हैं। उसमें जो इंडियन डाटा है, इट इज अराउंड 10 to 15% ऑफ टोटल पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम इनफर्टिलिटी। उसमें प्राइमरी इनफर्टिलिटी जो मैंने अभी बताया था, उसमें अराउंड 5 to 7% एंड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी में अराउंड 5 to 8%। जो इनफर्टिलिटी इज ऐसा डिजीज है जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ बोथ आर इन्वॉल्व, बट परसेंटेज में थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है। तो फीमेल का जो इनफर्टिलिटी का जो रीजन होता है, जो कारण है, जो फीमेल का कारण से जो बेबी नहीं आ रहा है, वो दैट कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 60%, और मेल का कारण से प्रेगनेंसी जो नहीं आता है उसका अराउंड 40%। अच्छा, और ये दोनों में क्या रीजन है इसके पीछे का जो इनफर्टिलिटी आज के टाइम पे इतना ज्यादा प्रभावित हो रही है? ओके, अब देखिए इनफर्टिलिटी का जो रीजन अगर हम बात करेंगे किस कारण से इनफर्टिलिटी हो रहा है, तो उसका मेल का अलग होता है, फीमेल का अलग होता है, और दोनों का एक कॉमन कॉज होता है, वो है लाइफस्टाइल डिजीजेस। डिफरेंट लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक ओबेसिटी, okay, and too much of physical or mental stress, maybe service related stress भी हो सकता है, family stress भी हो सकता है। Those are lifestyle causes. Obesity is one of the major cause out of the lifestyle diseases, and then comes the stress, जो बहुत ज़्यादा stress, service stress है या family में कुछ stress है, the couple is not mentally happy, okay, and the medical causes are very vast. One of them, the most commonest we see is polycystic ovarian disease. सब बोलते हैं कि cyst हो गया, ठीक है। Every cyst will not give rise to infertility. उसमें जो polycystic variety है, that give rise to irregular cycles and infertility. Like other hormonal causes are also there, like severe hypothyroidism or hyperthyroidism, uncontrolled diabetes, uncontrolled hypertension, and the polycystic ovary or PCOS. That PCOS also constitutes around 10 to 15% of our population.
ठीक है। और मेल में जो कॉजेज ऑफ इनफर्टिलिटी, लाइफस्टाइल कॉजेज आर सेम होता है, लाइक ओबेसिटी, नो फिजिकल एक्टिविटी, ओके, टू मच ऑफ जंक फूड ईटिंग, okay, too much of physical stress or service related stress, okay, and any hormonal imbalance in the body, okay. Along with that, whether the male genital organ, that is the testis, the gonads, whether they are functioning well or not, okay. So those are the factors, and whether there was any history of previously कभी उसको testicular infection हुआ था कि नहीं, like secondary to mumps, then mumps can cause sterility in latter part of life, or maybe some trauma previous, अगर कोई बड़ा सा कोई एक्सीडेंट हुआ हो जो उसको टेस्टिकल्स में कुछ इफेक्ट हुआ हो, या कोई टेस्टिकल्स में कोई सर्जरी हुआ हो, या कोई सर्जिकल डिजीज लाइक वेरिकोसिल्स एंड ऑल, ग्रेड 3, ग्रेड 4. So those causes along with diabetes or severe hypertension or smoking, alcoholism, for both male and female, smoking, alcoholism or any form of tobacco, these are the major causes for causing infertility. अभी आपने जैसा मेंशन किया कि जो सीरियस कॉजेज हैं जैसे डायबिटीज़ हो गया या फिर बहुत सारी पीसीओएस हो गया, थायराइड हो गया, इन सारी वजह से बांझपन का जो है वो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। लेकिन एक जो सर्टेन एज होता है, हमारे जो मतलब जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वो कहते हैं कि सर्टेन एज का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, तो कितना प्रभाव पड़ता है इनफर्टिलिटी में इसका? ओके, आप जो फीमेल का जो जेनेटल सिस्टम है वो थोड़ा अलग होता है मेल से, ठीक है। बेबी, फीमेल बेबी जब बॉर्न होता है वो अराउंड 10 से 20 लाख के आसपास एक सेल लेके उसका बर्थ होता है, ठीक है। वो जो सेल है वो फिक्स्ड होता है उनका बॉडी में। जैसे ही उनका पहला पीरियड स्टार्ट होता है, जिसको हम मेनार्की बोलते हैं मेडिकली, मेनार्की से वो खर्च होना शुरू होता है। कहाँ से? वही 10 से 20 लाख जो लेके द गर्ल वाज बोर्न, वही से खर्चा होना शुरू होता है। हर पीरियड में, हर साइकिल में अराउंड 50 से 70 का आसपास जो एक सेल है वो भागने लगते हैं कि एक एक बड़ा होगा, ठीक है। तो एक साइकिल के बाद एक तो बड़ा हो जाता है, वो निकल जाता है बॉडी से, ठीक है। और जो बाकी है तकरीबन 70 के आसपास, वो एट्रेटिक हो जाता है। मेडिकल लैंग्वेज में एट्रेटिक का मतलब यह होता है कि वो खत्म हो जाता है। तो आप सोचिए कि हर साइकिल में इतना एक भाग रहा है और दैट गर्ल इज ऑल्सो एजिंग, तो हर महीना में उसका 70 के आसपास एक खराब हो रहा है, एक निकल रहा है, जहाँ पे उसका स्टोर फिक्स्ड है। तो जैसे उसका एज बढ़ता रहता है, स्पेशली व्हेन द लेडी रीचेस अराउंड 30, द स्टोर डिक्रीजेस, खत्म होने लगता है स्टोर धीरे धीरे, ठीक है। तो जैसे खत्म होता है तब लेडी क्रॉसेस 30, तब उनका फर्टिलिटी जो पोटेंशियल होता है, माँ बनने का जो पोटेंशियलिटी होता है, वो कम होता रहता है, ड्रास्टिकली कम होता रहता है। और जब वही लेडी 35 इयर्स क्रॉस करते हैं, तो उस टाइम में जब बेबी में तरह तरह का क्रोमोसोमल डिफेक्ट, जो जेनेटिक डिफेक्ट है, वो बढ़ने लगते हैं। और जो क्वालिटी ऑफ एग होता है, जिससे सुस्त बच्चा बनेगा, उसका क्वालिटी डाउन होता रहता है। इसको बोलते हैं एजिंग ऑफ एग्स। सो एज इज अ बिग फैक्टर स्पेशली फॉर फीमेल। वेयर मेल का जो जेनेटल सिस्टम है और उसका जो रिप्रोडक्शन का जो फिजियोलॉजी है वो थोड़ा अलग है। सो वहाँ पे उन्होंने द लेडी फिक्स्ड एक लेके बर्थ होता है, वही से खर्चा होता रहता है। जैसे खर्चा होता होता खत्म हो जाता है, तब उसका मेनोपॉज आ जाता है। बट क्वालिटी ऑफ एग स्टार्ट्स डिक्रीजिंग। एग का क्वालिटी एंड द स्टोर दोनों 30 एज का ऊपर जाके एक तो स्टोर खत्म होते जाता है और दूसरा उसका क्वालिटी भी खराब होता जाता है। इसलिए जो मिसकरेजेस रेट है वो 35 का ऊपर बहुत ज्यादा होता है। ऑलमोस्ट 40-50% होता है जो मिसकरेज हो जाता है। इसका रीजन एक ही होता है कि जो क्वालिटी ऑफ एग खराब था, या पेशेंट हस्बैंड को डायबिटीज था, और मे बी लेडी इज हैविंग डायबिटीज, और अनकंट्रोल्ड हाइपोथायरॉयडिज्म था और हाइपरथायरॉयडिज्म था। फिर जब मेल में हम बात करते हैं, मेल में क्या होता है कि टेस्टिस में
हर रोज प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, हर रोज प्रोडक्शन हो रहा है। वो ऐसा नहीं कि जब जन्म का टाइम में वो स्टोर लेके आया, नहीं, ऐसा नहीं है। जब एक मेल जब प्यूबर्टी में आते हैं, उनका टेस्टिकल से स्पर्म प्रोडक्शन शुरू होता है एंड ये प्रोडक्शन चलता रहता है, ठीक है। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस, चलता रहेगा। बट इट इज सीन कि अब 45 ईयर्स थोड़ा सा क्वालिटी डाउन होता है जरूर, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 50 साल में अच्छा स्पर्म नहीं दे पाएगा। सो दोनों का फिजियोलॉजी एंड द एज रिलेटेड टू द इनफर्टिलिटी, दोनों का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। जैसे इनमें 30 हो गया तो स्टोर डाउन हो गया, 35 हो गया तो क्वालिटी डाउन हो गया। लेकिन मेल में ऐसा नहीं है, अप टू 45 ईयर्स उनका बहुत अच्छा स्पर्म मिलता है, 45 के बाद भी मिलते हैं, बट मार्जिनली वो डाउन होता है। अभी आपने मिसकैरेज की बात बोली, तो जो मिसकैरेज होता है वो इनफर्टिलिटी में कितना प्रभाव डालता है? मिसकैरेज अब इनफर्टिलिटी में प्रभाव में, जैसे सीधा टॉपिक अलग अलग है। मैंने बोला कि 35 इयर्स के बाद अगर वो लेडी कंसीव करती है तो मिसकैरेज रेट बढ़ जाता है। रीजन वही है, तो क्वालिटी ऑफ एग खराब होता रहता है, ठीक है। बट इनफर्टिलिटी होता है कि वो एम्ब्रियो बना ही नहीं, बनने के बाद तो मिसकैरेज होगा, है कि नहीं। तो जब तक एम्ब्रियो नहीं बना बॉडी के अंदर, तब तक हम उसको इनफर्टिलिटी बोलते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी के बाद जो मिसकैरेज का जो पार्ट आएगा, जो उसका अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है कि पहला 12 हफ्ते में खराब हो रहा है, फिर मिड साइकिल मिड ट्राइमेस्टर में खराब हो रहा है, 18, 20 हफ्ते, 22 हफ्ते में खराब हो रहा है। तो वो अलग अलग होता है। जैसे पहले लेडी को इनफर्टिलिटी था, हमने किसी डॉक्टर ने ट्रीट किया, उसको प्रेगनेंसी आया। अभी देखेंगे कि उसका 12 हफ्ते के अंदर अगर मिसकैरेज हो रहा है तो उसका कॉज कुछ और होता है, लाइक क्रोमोसोमल डिफेक्ट 90% उसका कारण होता है। और उसके बाद आता है अनकंट्रोल हाइपोथायरॉयडिज्म और एनी काइंड ऑफ थ्रोम्बोफिलिया, जो ब्लड कोआगुलेशन डिसऑर्डर होता है बॉडी में। दोज आर द रीजंस। वेर जब मिड साइकिल में जाके खराब होगा बेबी, तो उसका कारण और होता है कि स्ट्रक्चरल डिफेक्ट। कहाँ कौन सा स्ट्रक्चर होता है? जो जेनाइटल स्ट्रक्चर है, जो उसका यूट्रस है, बच्चादानी है, बच्चादानी का जो ओपनिंग है उसको हम सर्विक्स बोलते हैं, ओके। उस एरिया में अगर कुछ दिक्कत है तो उस टाइम में जाके मिड साइकिल एबॉर्शन होता है, ठीक है। सो एबॉर्शन बाद में आएगा, पहले उसको इनफर्टिलिटी होता है, जो इनफर्टिलिटी को पहले ट्रीट करना होता है, उसके बाद जाके मिसकैरेज का। डेफिनेटली जिसमें इनफर्टिलिटी है, इन पे मिसकैरेजेस भी ज्यादा होता है। तो जो मेल एंड फीमेल हैं, तो कौन कौन से ऐसे टेस्ट कराएं, मतलब कौन कौन से मार्केट में टेस्ट अवेलेबल हैं जिनके जरिए हमें पता चल जाएगा कि इस जो इनफर्टिलिटी है उससे कैसे निजात पाया जाए? ओके, जो मेल है उनमें हम जब स्क्रीनिंग करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं उसका ब्लड ग्रुप से, उसके बाद उनका शुगर टेस्ट करते हैं, उनका थायराइड टेस्ट करते हैं, सीमेन एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और उनका DFI बोल के एक टेस्ट होता है, DNA फ्रेगमेंटेशन इंडेक्स। वो 15% तक हम नॉर्मल लेते हैं, 15% के ऊपर ज्यादा है तो इनफर्टिलिटी का चांसेस ज्यादा होता है और मिसकैरेज का चांसेस ज्यादा होता है। सपोज एक अच्छा ही था, लेकिन जो स्पर्म जाके उसको हीट किया, उसको फर्टिलाइज किया, उसमें कोई डिफेक्ट था तो मिसकैरेज हो जाएगा, ठीक है। वो अच्छा एम्ब्रियो नहीं बनेगा। और साथ में हम लोग ऑलवेज थैलासेमिया स्क्रीनिंग करते हैं, ठीक है। और फीमेल में जब हम आते हैं तो फीमेल में थोड़ा सा और डिटेल में टेस्ट करना होता है। तो उसमें स्टार्टिंग विद द ब्लड ग्रुप, हीमोग्लोबिन, और इनका थायराइड हम टेस्ट करते हैं। फिर इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है कि प्रोलैक्टिन लेवल, और एक आपका सेरम AMH बोलते हैं उसको, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो हमें इनडायरेक्टली वो आइडिया देता है कि उनका बॉडी में कितना स्टोर बचा है, एक क्या कितना स्टोर बचा है। अगर मुझे स्टोर नहीं पता होगा तो मैं ट्रीट कैसे करूंगा? पहले तो पता होना है कि इनके पास है, तब मैं उनको दवाई दे सकता हूँ, इंजेक्शन दे सकता हूँ उसे निकालने के लिए, ठीक है ना। और साथ में उनका थैलासेमिया स्क्रीनिंग। ऑफ कोर्स दोनों में कॉमनली जो टेस्ट हम करते हैं वो है वायरल मार्कर्स। दोनों में हम टेस्ट करते हैं, कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है कि नहीं, हेपेटाइटिस B है कि नहीं, हेपेटाइटिस C है कि नहीं, HIV इन्फेक्टेड है कि नहीं, वो सारे हम टेस्ट करते हैं। करने के बाद जाके along with that ये जनरल टेस्ट होता है दोनों के लिए। उसके बाद लेडी के लिए एक टेस्ट होता है जो हम बोलते हैं उसको HHG और हिस्टेरोसाल्फिन जो ग्राम, जिसमें हम देखते हैं कि इनका बच्चादानी के साथ जो दो नाली होता है
जो कैरी करता है प्रेगनेंसी को फ्रॉम द ओवरी, ओवरी से जैसे एग निकलता है तो ट्यूब का लास्ट पार्ट है उसको बोलते हैं कि एम्पुलरी पार्ट, वहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है। वहां से जो बच्चा देने का अंदर में कैरी करेगा दैट्स कॉल्ड द ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, वी कॉल इट फेलोपियन ट्यूब। वो फेलोपियन ट्यूब खुला है कि नहीं है, उसके लिए हम करते हैं HHG टेस्ट और हिस्टेरोसल्फिंजोग्राम। अगर हिस्टेरोसल्फिंजोग्राम में कोई इनकॉन्क्लूसिव रिजल्ट आया तो हम उनको लेप्रोस्कोपी के लिए उठाते हैं, उसको बोलते हैं डायग्नोस्टिक हिस्टेरोलेप्रोस्कोपी विथ क्रोमोपार्टिविशन, जिसमें हम पहले कैमरा डालते हैं, फिर उनका पूरा एनाटॉमी हम देखते हैं कि उनका जेनेटल एनाटॉमी सही है कि नहीं। फिर हम एक डाई भेजते हैं पेट के अंदर, उस डाई से हम देखते हैं कि दोनों नाली खुला है कि नहीं। ये टेस्ट दोनों को करने के बाद जाके हम एक डिसीजन में पहुंचते हैं कि अभी क्या करना है इनके लिए। सो एज पर द रिपोर्ट आउटकम उनका ट्रीटमेंट प्लान होता है। सर जैसे हमने सुना है IUI और IVF, ये दोनों में अंतर क्या है और किस स्टेज में जाके हम IVF की मदद लेते हैं? अब देखिए ये आता है कि थर्ड स्टेज में। एक्चुअली जब हम दोनों को सपोज कपल हमारे पास आए, इन दोनों को हमने टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद देखा कि कोई मेजर प्रॉब्लम है नहीं, में भी कुछ PCOD पेशेंट है, ओवुलेशन नहीं हो रहा है, थायराइड का प्रॉब्लम है तो हम थायराइड का दवाई देंगे, ठीक है। उसका शुगर ज्यादा है उसको शुगर डाउन करेंगे, ठीक है। और हस्बैंड का सीमेन का काउंट थोड़ा सा मार्जिनली कम है तो उसको दवाई देंगे उसको उठाने के लिए। फिर हम करते हैं कि इनको फिर ओवुलेशन इंडक्शन करते हैं, उसको बोलते हैं कंट्रोल ओवरियन हाइपरस्टिमुलेशन और COH। उसमें हम क्या करते हैं कि उनको पहले सिर्फ दवाई देते हैं, देखिए उनको फर्टाइल पीरियड समझाते हैं। फर्टाइल पीरियड वो पीरियड होता है जिस पीरियड में ही सिर्फ हस्बैंड और वाइफ एक साथ रहने से फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और प्रेगनेंसी आने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो उस लेवल में ऑलमोस्ट 50-60% लोग कंसीव कर जाते हैं, क्योंकि एक ओवुलेटरी डिस्फंक्शन जो है वो वन ऑफ द कॉमनेस्ट है। मीन्स ठीक टाइम में एग नहीं निकल रहा है। किस में नहीं निकल रहा है? जिसका साइकिल रेगुलर नहीं था, ठीक है। अगर साइकिल रेगुलर नहीं है तो इसका मतलब उसका एक सही टाइम पे नहीं निकल रहा है। अगर उसका एक सही टाइम पे नहीं निकल रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं आएगा ऑटोमेटिकली। सो कोई भी लेडी जिसको साइकिल ठीक टाइम से नहीं आ रहा है, पहले हम इस बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, जो हार्मोनल बैलेंस है वो है नहीं उनका बॉडी में, जो स्टार्ट्स विद ब्रेन एंड एंड्स विद द ओवरी, जिसको हम हाइपोथैलेमस ओवरियन पिट्यूटरियन ओवरियन एक्सिस बोलते हैं, HPO एक्सिस। वो एक्सिस उनका बॉडी में सही से अगर काम नहीं करेंगे तो उनका बॉडी में हार्मोनल बैलेंस नहीं रहेगा। तो हम वैसा वाला जो भी पेशेंट होता है उनको पहले हम बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करते हैं? उनको मेडिसिन देते हैं। मेडिसिन देकर हम बोलते हैं कि आप 3 महीना सिर्फ आपका महीना को हम ठीक करेंगे। 3 महीना बाद जैसे महीना ठीक हो गया, हर महीने में पीरियड आया जिसको पहले नहीं आता था, अब जाके क्या करते हैं तो 3rd मंथ ऑनवर्ड्स हम उनको दवाई देते हैं। डिफरेंट वैरायटी ऑफ दवाई होता है। उससे क्या होता है कि उनका एग निकालने के लिए कोशिश करते हैं और दवाई देके उनको हर 14 महीने पीरियड का 12 दिन से 14 दिन के बीच में हम सोनोग्राफी करते हैं और देखते हैं उनका एग अंडा बना है कि नहीं बॉडी का। उसके बाद हम उसको रिलीज कराते हैं। ऐसे करके हम मिनिमम 3 to 4 मंथ्स लेते हैं, ठीक है। इनफर्टिलिटी में ग्रेजुअल ट्रीटमेंट होता है, स्टेप अप ट्रीटमेंट, जो ये बेसिक स्टेप होता है। पहले हमने देख लिया, दोनों का इन्वेस्टिगेशन करा लिया, अभी देखा जो प्रॉब्लम है शायद ये सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम पहले उनको हस्बैंड एंड वाइफ को दवाई देंगे, स्पेशली वाइफ को उनका एग निकालने के लिए हम दवाई देंगे। तो अन हस्बैंड एंड वाइफ जो फर्टाइल पीरियड होता है, जो फर्टाइल पीरियड सबको जानना बहुत जरूरी है, जो जिस टाइम में एक साथ हस्बैंड एंड वाइफ रहने से बेबी होने का चांसेस ज़्यादा होता है, उसको बोलते हैं फर्टाइल पीरियड। ये अगर किसी लेडी का अगर पीरियड 28 डेज का पीरियड है रफली, ऐसे तो नॉर्मल है 28 डेज +-7 डेज, किसी का +7 डेज होगा तो 35 डेज का साइकिल होगा, किसी का -7 डेज होगा तो 21 डेज का साइकिल होगा, दोनों ही नॉर्मल है, ठीक है। अभी हम मान के चलते हैं इन बिटवीन कि किसी का 28 दिन का पीरियड होगा, तो इनका जो एग निकालने का टाइम है वो एग्जैक्टली 14th डे फ्रॉम द लास्ट पीरियड। लास्ट जो महीना आया था उसका डे 1 को हम डे 1 मान के अगर हम गिन के आगे बढ़ेंगे, उस महीना का 14 दिन में उनका एग निकालने का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है। हाउएवर कभी कभी देखा गया कि
पहले भी हो सकता है 2-4 दिन और बाद में भी हो सकता है 2-4 दिन। तो उसके लिए हम फर्टाइल पीरियड जो है उसको डे 10 से लेके, सपोज आज महीना हुआ, आज डे 1 है, कल डे 2, परसों डे 3, ऐसे गिन के डे 10 से लेके डे 20 तक जो टाइम होगा उसी को बोलते हैं हम फर्टाइल पीरियड। वो हम एक्सप्लेन करते हैं पेशेंट को एंड द पेशेंट कीप्स ऑन ट्राइंग, उस टाइम में ट्राई करते हैं लोग, एंड उसमें 50% से 60% तो उसी में प्रेगनेंसी आ जाएगी। अगर सपोज किसी को हमने ये वाला शेड्यूल दिया कि आप लोग ऐसे रहिए, इन लोग 3 महीना 4 महीना हो गया लेकिन नहीं आया, देन हम सोचते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या जाएंगे, जो स्टिमुलेशन हम पहले से दे रहे थे उनको थोड़ा और एग्रेसिव वे में जाएंगे। मीन्स पहले हम खाने के लिए दवाई देते, अब दवाई खाओ, ट्राई करो इस पीरियड में, अब नेक्स्ट हम उसको इंजेक्शन ऐड करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद भी नहीं आया, देन वी गो फॉर नेक्स्ट स्टेप, दैट्स कॉल्ड आईयूआई। अभी आईयूआई का अलग अलग इंडिकेशन होता है। आईयूआई का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। इसका मतलब जो सीमेन है मेल पार्टनर से जो मिलता है उसको हम मशीन में उसको स्पर्म वॉश करते हैं, उसमें सेल डेब्रीज होता है, ठीक है, इम्प्यूरिटीज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, उसको हम निकाल देते हैं। निकाल के सिर्फ जो स्पर्म है उसका जो मोटाइल वाला वर्षन है उसको स्विम अप बोलते हैं। जो मोटाइल है मीन्स चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, वो जैसे हम वॉश करते हैं वो ऊपर आ जाता है, उसको हम ऊपर से ले लेते हैं। लेके वही वाला जो सीमेन है वो सीधा बच्चादानी का अंदर में डालते हैं। उसमें एक ही फायदा होता है। अब देखो कोई भी स्पर्म उस लाइक बैटरी सेल, ठीक है, उसमें जब तक एटीपी होगा, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट हम बोलते हैं मेडिकली, वो है इसका एनर्जी, ठीक है। वो एनर्जी फिक्स्ड होता है, जैसे बैटरी में फिक्स्ड होता है, खत्म हो गया तो घर ही चलना बंद हो जाता है। तो ऐसे ही स्पर्म होता है, उसमें जो एनर्जी मेल बॉडी से लेके बाहर आया वो एनर्जी फिक्स होता है। उस एनर्जी जब तक होगा उसके पास तब तक वो भागेगा, उसके बाद वो वहीं पे मर जाएगा। जहां तक उसका एनर्जी खत्म हो गया वहीं पे वो मर जाएगा। इसलिए जब नॉर्मल इंटरकोर्स में क्या होता है, जो ट्रैक है जहां तक उसको ट्रैवल करना है फ्रॉम विजाइना till बच्चादानी, उसके बाद ट्यूब, वहीं पे जाके उसको एग मिलेगा। तो ये जो डिस्टेंस है उसको हम कम कर दे रहे हैं। कैसे कम कर दे रहे हैं, क्योंकि वो विजाइना में ड्रॉप नहीं होता है, सीधा यूट्रस में ड्रॉप होता है। सो बच्चादानी में जब ड्रॉप होगा, बच्चादानी से जैसे ड्रॉप होगा और सीधा वो ट्यूब और एग के पास जल्दी पहुंच जाएगा। तो उसके लिए जो इंडिकेशंस है, कुछ इंडिकेशंस फीमेल में होता है, कुछ इंडिकेशंस मेल में होता है कि किस किस को हम आईयूआई करें। सो फीमेल में जो होता है वो कॉमनेस्ट होता है कि इनका सर्वाइकल फैक्टर। सर्वाइकल फैक्टर मीन्स जो बच्चादानी का मुंह होता है वो, उसको हम सर्विक्स बोलते हैं। वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है या हार्ट सर्विक्स है, कोई कुछ स्ट्रॉन्ग सर्विक्स जहाँ पे अलाउ ही नहीं कर रहा है इसके, वो और प्रीवियस कोई सर्जरी हुआ था सर्विक्स में, ऐसा अगर कोई हिस्ट्री है तो उनके लिए आईयूआई करते हैं। साथ में मेल फैक्टर जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है आईयूआई के लिए। सपोज हमारा जो नॉर्मल सीमेन है उसका जो नॉर्मल काउंट होता है 15 से 40 मिलियन पर ml, और एवरेज 2 to 3 ml सीमेन होना चाहिए, जिसमें जो स्पर्म काउंट होगा वो 15 से 40 मिलियन पर ml का होना चाहिए। और उसमें जो भागने वाला जो पार्ट है जिसको हम रैपिडली प्रोग्रेसिव बोलते हैं, वो कम से कम 30% होना चाहिए एज पर 2021 गाइडलाइन, WHO का गाइडलाइन में। और पहले वो 32% था 2010 का गाइडलाइन, अभी इसका गाइडलाइन आ गया 30% होगा तो नेचुरली कंसीव कर सकते हैं। बट सपोज उसका 30% है नहीं, 20% है, 15% है, तो आप क्या करोगे? नेचुरली तो होगा नहीं। दे आर ट्राइंग फॉर सपोज 3 साल 5 साल हो गए इन लोग ट्राई कर रहे हैं। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, किसी का अगर काउंट कम हो गया, 15 मिलियन है नहीं, 10 मिलियन है, ठीक है, सो काउंट कम हो गया, और जो मिला उसमें फिर मोर्टेलिटी कम हो गया, मीन्स जो भागने वाला स्पर्म है उसका नंबर ऑफ परसेंटेज बहुत कम है। और सपोज उनका जो नॉर्मल स्पर्म है वो 4% होना चाहिए नॉर्मल प्रेगनेंसी होने के लिए, 4% नहीं, उसका 2% है। सो ये जो पैरामीटर्स हैं, अगर किसी का सीमेन में ये पैरामीटर्स है कि टोटल काउंट कम है या मोर्टेलिटी कम है या जो नॉर्मल फॉर्म है वो कम है, तब हम क्या करते हैं, आईयूआई करते हैं। दैट इज द इंडिकेशन।
और लास्ट वाला जो होता है जो कि वाइफ भी नॉर्मल है, उसका ट्यूब भी खुला हुआ है, हस्बैंड भी नॉर्मल है, बोथ आर नॉर्मल बायोकेमिकली, ओके, सो दोनों का सब कुछ नॉर्मल है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलते हैं कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। जब कोई कारण ही नहीं है हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? जो मेरा सामने जो बैठे होंगे उनको मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ, तो उनको हम बोलते हैं कि देखिए आपका ये अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है, ठीक है। सो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के लिए IVF इज वन ऑफ द बेस्ट मॉडलिटी ऑफ ट्रीटमेंट। अभी जैसा आपने बताया IVF को इतना एक्सप्लेन करके, तो IVF का सक्सेस जो रेट है वो कितना है? पहले हम जान लेते कि IVF का सक्सेस रेट कितना है, क्योंकि अभी तक हम लोग IVF की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड वाइड डाटा इज 15%, मैक्स टू मैक्स 20%, नॉट मोर देन दैट। इसीलिए जब हम IVF करते हैं, पेशेंट को पहले काउंसलिंग हम करते हैं कि आप IVF के लिए मिनिमम 4 साइकिल्स लेके चलिए। 4 साइकिल्स मीन्स 4 मंथ्स, ठीक है। तो ये दिखा गया, इट इज आफ्टर द रिसर्च, कि हर 3 साइकिल के बाद IVF का सक्सेस रेट बढ़ता है, ठीक है। एंड देन अगर किसी पेशेंट को ये हो गया बट उसके बाद भी कोई प्रेगनेंसी नहीं आ रहा है, देन वी थिंक कि लास्ट वाला स्टेप में जाना चाहिए। और लास्ट वाला स्टेप होता है वो IVF, उसका अलग अलग इंडिकेशंस होता है। अच्छा सर, ये मतलब श्योरिटी आपकी है कि जो IVF का होता है, जो लास्ट स्टेज आपने बोला अभी अपनी बातों में, तो उसके सक्सेस रेट 100% तो हो नहीं सकते किसी चीज के, तो एक प्रॉपर कोई एक डेटा होगा जिसका सक्सेस रेट होगा? प्रेजेंटली इट इज अराउंड 60% इज हिटिंग, सम सेंटर्स आर क्लेमिंग 70% 80% सक्सेस रेट इन IVF, but the worldwide data says it was 40% earlier. Now the worldwide data is claiming we are giving successful pregnancies to up to 60% in IVF. और सर जो कपल्स होते हैं, जैसे वाइफ हस्बैंड जो हुआ, उनको कितने दिनों बाद या कितने टाइम बाद डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि हाँ अभी मतलब नहीं हो रहा है बेबी, तो कितने एक टाइम लिमिटेशन? बिल्कुल बिल्कुल, वो मैंने डेफिनेशन में बताया था कि 1 साल अगर ट्राई किया, अगर प्रेगनेंसी नहीं आया तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर का हेल्प लेना चाहिए। सो द डेफिनेशन में ये बोला गया कि 1 साल अगर कपल साथ में रहे एंड रेगुलरली फिजिकल इंटीमेसी मेंटेन किया, उसके बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आया, तो इनको डॉक्टर का हेल्प लेना जरूरी है, एडवाइस लेना जरूरी है, क्योंकि उनको इन्वेस्टिगेट करना है कि किसको प्रॉब्लम है वो निकालने के लिए। और सर हमारी सोसाइटी में जैसे जो इनफर्टिलिटी है, बहुत सारी मिथ अवेलेबल हैं, जैसे जिन लोगों को बच्चे नहीं होते हैं, जो हमारी सोसाइटी है उनसे कई बातें सुनने को मिलती है, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कोई मैसेज उन लोगों को देना चाहते हैं? तो ये इनफर्टिलिटी, ये मिथ से हमें बाहर निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसा नहीं है कि किसी को बेबी नहीं आ रहा है तो नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। बात ये कि प्रॉब्लम कहाँ है वो हमें निकालना है। सो सोसाइटी में जैसे ही किसी कपल ने शादी कर लिया और उनको बेबी नहीं आ रहा है, तो सब बोलते कि ये लेडी को प्रॉब्लम है, इनका वजह से बेबी नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें महिलाओं को ज्यादा देखा जाता है, उनका रेट ज्यादा देखा जाता है हमारी सोसाइटी पे। सोसाइटी में ना 100% बोलते हैं कि लेडी को ही प्रॉब्लम है, बट मेडिकली जब हम इन्वेस्टिगेट करते हैं तब देखते हैं कि 40% रेस्पॉन्सिबल मेल होता है, सीधी 40% इनफर्टिलिटी। अगर 100 कपल को हमने ले लिया कि 100 कपल है, इनको बेबी नहीं हो रहा है, अगर हम इनको इन्वेस्टिगेट करेंगे तो 40% निकलेगा जो हस्बैंड का प्रॉब्लम है, लेकिन उसी 40% को भी सोसाइटी बोल रहा है कि लेडी को प्रॉब्लम है, बट उनको 40% स्ट्रेट वे मेल रेस्पॉन्सिबल होता है एंड 60% फीमेल कॉज होता है। तो सोसाइटी को इससे थोड़ा बाहर आना चाहिए कि भाई बेबी नहीं आ रहा है इसका मतलब ये है कि मेरा बहू को ही प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, बेटा को भी प्रॉब्लम हो सकता है। सर इसको लेके बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन भी चलते हैं जो इनफर्टिलिटी है, तो जो अवेयरनेस है वो कितनी मददगार हो रही है हमारी सोसाइटी के लिए कि ये मानसिकता हटाई जा सके? अब देखो जैसे जैसे लोगों का एजुकेशन बढ़ रहा है और अवेयरनेस बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स अवेयरनेस कम्स विद एजुकेशन, ठीक है, तो पीपल नाउ दे आर रेडी टू एक्सेप्ट। आजकल बहुत सारे कपल्स है वो एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ मुझे प्रॉब्लम है। जब हम बोलते हैं उनके सामने रिपोर्ट दिखा के
कि देखिए आपका ये प्रॉब्लम है, आपका वाइफ को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ये लोग दे आर एक्सेप्टिंग इट, लेकिन यही कपल जाके घर में नहीं एक्सप्रेस करेंगे, घर में नहीं बोलेंगे कि इनको प्रॉब्लम है। इवन दोज पेशेंट जो आईवीएफ वगैरह हम करते हैं, आईवीआई करते हैं, जब डिलीवर होता है उसके बाद दे आर नॉट रेडी टू डिस्क्लोज, बोलना ही नहीं चाहते कैसे बेबी आया। ठीक है, वो सोसाइटी का एक स्टिग्मा टाइप का मान के चल रहा है लोग आजकल भी। और एक स्टिग्मा होता है कि आप आईवीआई में बेबी आया, इंजेक्शन से बेबी आया, ठीक है ना। वो जो ये लोग माने जो सोसाइटी वाले लोग, स्पेशली द क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, वो कम टू नो कि ये डॉक्टर के पास गया था, इंजेक्शन दिया, इंजेक्शन से बेबी आया। अरे इंजेक्शन से बेबी कैसे आएगा? इंजेक्शन से हम एक बना के देंगे, बेबी तो आएगा हस्बैंड वाइफ साथ रहने से। अभी आईवीआई से प्रेगनेंसी आया, तो आईवीआई से प्रेगनेंसी आया तो इधर हमने हस्बैंड का स्पर्म यूज किया, अगर हस्बैंड का स्पर्म नहीं है तो हमने डोनर स्पर्म यूज किया, है कि नहीं। और आईवीएफ से बेबी आया तो सेम सिस्टम ही होता है, बट उसमें थोड़ा सा अलग होता है कि बॉडी का अंदर से एक को बाहर लिया जाता है, निकाल दिया जाता है। अगर हस्बैंड का स्पर्म ठीक है तो उसी से बेबी बनाया जाएगा। तो ये जो बेबी बनेगा बायोलॉजिकली, ये बेबी तो उन्हीं फादर मदर के ही हुए ना, लेकिन लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो आईवीएफ लेके, आईवीआई लेके जो मिथ है वो ग्रेजुअल अवेयरनेस से ही कम हो सकता है। एंड स्पेशली इन द विलेज में तो लोग बस सुनना ही नहीं चाहता ये चीज। फिर भी जो लोग आ रहे हैं, हम वी आर ट्राइंग टू एजुकेट देम कि भाई ऐसा नहीं है, ऐसा है। तो कुछ लोग समझते हैं एंड दे आर कमिंग फॉरवर्ड, ट्रीटमेंट के लिए आ रहे हैं। एवरी डे आई एम गेटिंग न्यू पेशेंट ऑफ इनफर्टिलिटी। सर, इनफर्टिलिटी का जो है धारणा तो समाज में बना हुआ ही है, लेकिन लोग कहते हैं कि इनफर्टिलिटी जो है, अगर आईवीएफ कराएं हम और आईवीएफ सक्सेस नहीं हुआ तो क्या उसके बाद भी कोई और तरीका है? आईवीएफ का साइकिल बेस्ड होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि आईवीआई कम से कम 3 to 4 साइकिल्स तो लेना ही लेना है। और कपल को शुरू में ही एक्सप्लेन करते हैं कि भाई 3 साइकिल के बाद ही आपका चांसेस बढ़ेगा। इसमें कोई है कि पहला साइकिल में लेके निकल गया, ठीक है ना, एक ही बार आईवीआई क्या हो गया, इनके लिए तो 100% हो गया। किसी ने सेकंड साइकिल में लिया तो इनके लिए 50% हो गया, किसी थर्ड साइकिल में लिया तो 75% हो गया, लेकिन टोटल सक्सेस रेट तो 15% ही है ना। तो एक से हम कभी भी सक्सेस रेट मेजर नहीं कर सकते। जब गुड नंबर ऑफ कैंडिडेट को लेके हम जब फाइनली देखते हैं कि मेरे को प्रेगनेंसी आया, उस हिसाब से हम सक्सेस रेट मान के चलते हैं। उसी हिसाब से आईवीएफ का सक्सेस रेट आजकल जो क्लेम करते हैं कि 60% तक। आप देखिए कि आईवीएफ में गए, सपोज पहली बार उनको बेबी आया नहीं, तो जनरली आईवीएफ में हम लोग हाइपर स्टिमुलेशन करते हैं ओवरीज को, ठीक है। तो ओवरीज को जब हम हाइपर स्टिमुलेट करते हैं तो नेचुरली क्या होता है, हर साइकिल में एक अंडा निकलेगा, दैट इज द नॉर्म। एक बार राइट से निकलेगा, एक बार लेफ्ट से निकलेगा। बट जैसे हम किसी को आईवीएफ में लेके जा रहे हैं तो उनको हम ऐसा इंजेक्शन देते हैं कि दोनों ओवरी एक साथ अंडा बनाना शुरू करें, ठीक है। तो उसमें मल्टीपल एग्स होता है, ठीक है। सपोज किसी का 8 एग 10 एग निकल गया, ठीक है। सो एग रेडी हो गया, अभी निकालने का टाइम हो गया, उसको हम बोलते हैं ओवम पिकअप, ओपीयू। सो अभी ओपीयू करके उनको सारे एग निकाल दिया। तो अभी उनका हस्बैंड का स्पर्म देखें, या अगर हस्बैंड का स्पर्म का ज़्यादा प्रॉब्लम है तो डोनर स्पर्म देखें। हमने हर एक को फर्टिलाइज करा दिया, ठीक है। फर्टिलाइज कराने का अलग अलग तरीका होता है। एक कन्वेंशनल होता है जिसमें अंडा और स्पर्म को एक साथ हम रख देते हैं, देन इंक्यूबेटर में रख देते हैं फॉर 37 डिग्री। नेक्स्ट डे को देखते हैं कि दोनों फर्टिलाइज हुआ कि नहीं। अगर जिसका स्पर्म क्वालिटी खराब होता है तो हर एक स्पर्म को पकड़ के अंडर द माइक्रोस्कोप उस एग के अंदर में हम डाल देते हैं मैनुअली, उसको बोलते हैं इक्सी और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अभी आप मान के चलो 8 एग मिल गया उनको, आईवीएफ में गए थे उनको 8 एग मिल गया, तो अभी एम्ब्रायो हमने बना लिया उसको। नेक्स्ट डे में हमने देखा कि 8 में से तो 6 तो बन गया एम्ब्रायो, ठीक ठाक है, सेल डिविजन हो रहा है इनका। तो अब 6 तो नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो अभी का जो नॉर्म है 2 ही देने का नॉर्म है, बट ग्रेजुअली इट इज कमिंग अप कि सिंगल एम्ब्रायो ट्रांसफर। जब एम्ब्रायो हम बच्चा देने के अंदर में बिठाते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफर, ठीक है। तो अभी का जो नॉर्म चल रहा है कि 2 एम्ब्रायो देना है, मीन्स 2 प्रोबेबल फ्यूचर बेबी जो बच्चा देने के अंदर बिठाते हैं। तो सपोज हमने बिठा दिया, उसको बोलते हैं एम्ब्रायो ट्रांसफर कर दिया।
तो लेडी को हमने 14 दिन के बाद उनका टेस्ट करते हैं कि पॉजिटिव आया कि नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आया फिर इन लेडी को हम नेक्स्ट साइकिल में लेके जा सकते हैं, क्योंकि 6 बना था, 2 दिया था, 4 तो रखा हुआ है ना उसके लिए, तो वो 4 को हम इंक्यूबेटर में रख देते हैं। ठीक है, वो CO2 इंक्यूबेटर होता है, उसमें सेल साइकिल में सेल डिवीजन होने नहीं देते। ठीक है, सेल डिवीजन होगा तो वो बड़ा हो जाएगा, तो उसको डे 3 या डे 5 एम्ब्रायो बोलते हैं, उनको हम रख देते हैं। तो सब्सिक्वेंटली हम इनको, अगर इस साइकिल में नेगेटिव आया देन हम लेडी को बोलते हैं आप वेट करिए, नेक्स्ट पीरियड आने के बाद फिर देखेंगे। यूजुअली हम 1 महीना उनको गैप दे देते हैं, देके फिर नेक्स्ट महीना आया तो उनको दवाई देके उनका बच्चादानी को फिर से रेडी करते हैं। उस टाइम एग नहीं रेडी करते, तो पहले हम एग रेडी कर देते हैं, एग निकाल दिया, बेबी बना दिया, अभी है इनको ट्रांसफर करना, एम्ब्रायो ट्रांसफर करना। तब उनको क्या करते हैं, हम दवाई देके उनका एंडोमेट्रियम बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, जो बच्चादानी का अंदर वाला एक लेयर होता है, वो लेयर बहुत सॉफ्टी वेलवेटी और बहुत वास्कुलर, मीन्स ब्लड सप्लाई काफ़ी अच्छा वाला वो लेयर हम बनाते हैं दवाई से। और जब वो लेयर सही हो जाता है एंड देन उसको सेकेंड साइकिल के लिए भेजते हैं। तो सेकेंड साइकिल में नहीं हुआ, थर्ड साइकिल भी ट्राई करते हैं। ठीक है, अगर हर साइकिल मतलब किसी ने, और फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन भी है ना इसमें, पैसा की भी ज़रूरत है। अभी अगर कपल के पास पैसा है तो वो लोग थर्ड साइकिल के लिए भी जाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सेकेंड साइकिल तक हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने इनफर्टिलिटी के बारे में हमें इतनी अच्छी जानकारी दी। तो अभी तक आप देख रहे थे और सुन रहे थे डॉक्टर महबूब रहमान को, जिनके माध्यम से हमने जाना कि इनफर्टिलिटी के क्या समाधान है, क्या कॉजेज है, किस वजह से ये ज़्यादा होता है और किन में कितने प्रतिशत होते हैं, और जो IVF है वो कितने प्रतिशत सफलतापूर्ण रहा है, वो सारी जानकारी इन्होंने हमारे समक्ष साझा की, हमारी बातचीत में आपने सुना। तो ऐसे और विशेष कार्यक्रम, ऐसे हेल्थ को लेकर जो स्वास्थ्य हमारा विषय है उसको लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप देखते रहें फैक्ट फाइंडर।